हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इंजीनियर्स जीनी के यूट्यूब चैनल पे। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं पावर सिस्टम में ही ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स के बारे में। तो चलिए आज का टेबल ऑफ कंटेंट देखते हैं। आज की क्लास में हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाए, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे थे। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंडक्टर के बारे में कि कौन कौन से कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। नॉर्मली ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स में देखा जाए तो RLCG ये 4 पैरामीटर होते हैं: रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस, जिसमें हम पहला पैरामीटर डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। फिर उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे स्किन इफेक्ट के बारे में कि स्किन इफेक्ट क्या होता है और ये किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनको हम वैरी करेंगे तो हमारा स्किन इफेक्ट वैरी करता है। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इंडक्टेंस ऑफ द लाइन के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि लाइन का इंडक्टेंस क्या होता है और किस तरह से ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम लाइन के इंडक्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं और किसी भी ट्रांसमिशन लाइन की पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यार बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप सेशन में अंत तक बने रहिए डेफिनेटली और अच्छे से आप मेहनत करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। अगर अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। बहुत ऐसे लोग होंगे कि जिनको मंजिल नहीं मिल पाती है तो वो क्या करते हैं कि वो इरादे ही बदल देते हैं। यार नहीं, अभी ये काम नहीं करेंगे, अब सोचते हैं कोई दूसरा काम कर लें। लेकिन बेटा हर जगह पे आप जाओगे, जब यही हालत रहेगी तो आप उस जगह पे भी फेल ही होगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो भी लक्ष्य आपको हासिल करना है तो उसमें आप अपने तरीके को बदलो। अगर आप सफल नहीं हो पा रहे हो, अपने इरादे को नहीं बदलिए। आप हमेशा दृढ़ संकल्पित रहिए कि हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। और जो ऑप्शन में कोड गिवन है उसमें से करेक्ट कोड कौन सा है उसको सेलेक्ट करना है। तो बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिस्ट 1 में डिफरेंट कंडक्टर्स दिए हुए हैं। सॉलिड कंडक्टर्स हैं, हॉलो कंडक्टर्स हैं और स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स हैं। जबकि लिस्ट 2 में अगर देखा जाए तो इन कंडक्टर्स का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि जो सॉलिड कंडक्टर्स हैं वो सॉलिड कंडक्टर्स या हॉलो कंडक्टर्स या स्टैंडर्ड कंडक्टर, ये टाइप ऑफ कंडक्टर्स होते हैं जो कि हम ट्रांसमिशन लाइन में इस्तेमाल करते हैं। तो पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टर वी आर यूजिंग इन ट्रांसमिशन लाइन। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में 3 तरह के कंडक्टर यूज होते हैं। सबसे पहला हम बात करें तो फर्स्ट होता है सॉलिड कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर है बेटा? सॉलिड कंडक्टर। ये सॉलिड कंडक्टर किसके बने होते हैं? ये सॉलिड कंडक्टर आपके कॉपर के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं। और अगर हम बात करें कि इन सॉलिड कंडक्टर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, तो जितने भी CT और PT टर्मिनल्स हैं, ये सारे CT और PT टर्मिनल्स किसके बने होते हैं? हमेशा कॉपर के बने होते हैं, वो भी सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं, या सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स। तो याद रखना है बेटा, सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, CT और PT का टर्मिनल्स ये क्या होते हैं? ये हमेशा सॉलिड होते हैं। क्लियर है? और सॉलिड कंडक्टर किसका बना होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कौन सा कंडक्टर है? सॉलिड कॉपर का बना होता है। दूसरा अगर कंडक्टर की बात करें तो सेकेंड कंडक्टर जो है वो हॉलो कंडक्टर है। हॉलो कंडक्टर की अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर तो हैं, बट ये आप देख रहे हो ये हॉलो कंडक्टर्स होते हैं। तो इनकी जो मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, बट अगर हम इनकी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी की बात करें तो ये काफ़ी बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना है, सॉलिड कंडक्टर का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, हॉलो कंडक्टर का मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाता है, बट इनकी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ज़्यादा रहती है। इसमें कोरोना लॉसेस कम होते हैं। और हॉलो कंडक्टर का इस्तेमाल हम बस डक्ट में करते हैं। किस में करते हैं बेटा? बस डक्ट में। बस डक्ट है क्या, ये समझना है हमें। तो जो भी आपका ट्रांसफॉर्मर है और जो भी आपके जनरेटिंग स्टेशन में सिंक्रोनस जनरेटर है, इस सिंक्रोनस जनरेटर से ट्रांसफॉर्मर पर जो कंडक्टर आप कनेक्ट करते हो वो हमेशा बस डक्ट कहलाता है। तो बस डक्ट बेसिकली क्या है? इट इज़ अ कंडक्टर विच कनेक्ट द सिंक्रोनस जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर फॉर द पावर ट्रांसफ़र। तो बस डक्ट का इस्तेमाल हम पावर ट्रांसफ़र के लिए करते हैं, जो कि सिंक्रोनस जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर को कनेक्ट करता है।
नेक्स्ट तीसरा, थर्ड अगर बेटा हम बात करें तो तीसरा जो कंडक्टर है वो कंडक्टर हमारा है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। कौन से कंडक्टर है ये? स्ट्रैंडेड कंडक्टर। अगर हम स्ट्रैंडेड कंडक्टर की बात करें तो ये नॉर्मली जो कंडक्टर्स होते हैं वो स्ट्रैंडेड होते हैं। दैट मीन्स उसमें हम कई सारे वायर्स को लेके एक साथ क्या करते हैं, घुमा देते हैं। तो वो कंडक्टर्स क्या कहलाएंगे? स्ट्रैंडेड कंडक्टर कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो ट्रांसमिशन लाइन या बस बार, जो भी ट्रांसमिशन लाइन या बस बार होते हैं ये सारे के सारे किसके होते हैं? स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स के होते हैं। जैसे ACSR कंडक्टर किसका एग्जाम्पल है? स्ट्रैंडेड कंडक्टर का एग्जाम्पल है। तो ACSR कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम, इसको ACSR कंडक्टर को हम बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो नॉर्मली इसमें हम जो स्टील का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये आपका जो है ये सारे के सारे क्या हैं? स्टील के कंडक्टर्स हैं। ये स्टील का कंडक्टर हमने केवल रेनफोर्सिंग के लिए, इसके मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है। और जबकि इसके चारों तरफ अगर देखें तो एल्यूमिनियम कंडक्टर को हमने क्या कर दिया है? स्ट्रैंड कर दिया है। तो ये कंडक्टर आपके क्या कहलाते हैं? स्ट्रैंडेड ACSR कंडक्टर कहलाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन या बस बार ये किसके बने होते हैं? स्ट्रैंडेड ACSR कंडक्टर के बने होते हैं। तो ये ध्यान रखना है यार। सॉलिड कंडक्टर किसका बना है? कॉपर का। हॉलो कंडक्टर की बात करें तो ये भी किसके बने होते हैं? कॉपर के ही बने होते हैं। नॉर्मली हॉलो कंडक्टर का एग्जांपल क्या है? बस डक्ट एग्जांपल है एक हॉलो कंडक्टर का। इसमें जो कोरोना लॉस होता है वो कम होता है। इसकी जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड कंडक्टर ज़्यादा होती है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर की बात करें तो जो ACSR कंडक्टर है वो स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है, जहाँ पर इसको हम बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो नाम से ही पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम कंडक्टर है, बट स्टील जो है उसके बीच में एज अ रेनफोर्सिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसमिशन लाइन और बस बार। तो मेरे ख्याल से आपको टाइप ऑफ कंडक्टर यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखें तो अब हम बात करें अगर सॉलिड कंडक्टर की, तो ये जो सॉलिड कंडक्टर्स हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉलिड कंडक्टर क्या अगर देखा जाए तो क्या बना होता है? सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स किसके बने होंगे? सॉलिड कंडक्टर के। हॉलो कंडक्टर की बात करें तो बस डक्ट किसका बना है? हॉलो कंडक्टर का। स्ट्रैंडेड कंडक्टर की बात करें तो जो ACSR कंडक्टर है वो कौन से हैं? स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो A का 2 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा और C का 3। तो आप मेथड ऑफ एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। A का 2, A का 2 का मतलब है कि एक ही ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A का 2, B का 1 और C का 3। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर की बात करें तो कितने तरह के कंडक्टर? 3 तरह के, सॉलिड, हॉलो और स्ट्रैंडेड। सॉलिड कहाँ यूज होंगे? CTPT टर्मिनल और सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट्स में। हॉलो कहाँ? बस डक्ट में। और स्ट्रैंडेड अगर देखें तो ACSR कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन और बस बार में। ACSR का मतलब क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, जहाँ पे हमने स्टील का इस्तेमाल उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए किया है। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हॉलो कंडक्टर हम बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं जबकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, तो यहाँ पे आंसर आप दे सकते हो कि इसमें कोरोना लॉसेस कम होते हैं और उसके साथ साथ इसकी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्लियर है बेटा? आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पर अगर आप देखो कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट कोड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और हमें करेक्ट कोड को सेलेक्ट करना है। पैंथर, जेब्रा, मूज, डॉग। तो अगर देखा जाए बेटा तो ये नॉर्मली क्या होते हैं? ये ACSR कंडक्टर के डिफरेंट टाइप्स हैं और ये एनिमल नेम के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखो तो नॉर्मली जो डॉग है वो लो वोल्टेज के लिए होता है, लगभग 33 kV। दूसरा अगर हम पैंथर की बात करें तो पैंथर का इस्तेमाल हम 132 kV के लिए करते हैं। जेब्रा का इस्तेमाल 220 kV की लाइन के लिए करते हैं और मूस का इस्तेमाल 400 kV या उसके ऊपर की लाइनों के लिए किया जाता है। तो नॉर्मली जब भी आप ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हो तो उसको एनिमल नेम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पर हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ACSR कंडक्टर क्या हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ACSR कंडक्टर। ACSR कंडक्टर की टाइप्स की बात करें तो कौन कौन से टाइप्स हैं आपके? डॉग हैं, पैंथर है, जेब्रा है और मूज है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ACSR कंडक्टर के हैं। पहले ये हमें समझना होगा कि किस तरह से हम नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स डिसाइड करते हैं।
जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं लूँ कि कभी भी ACSR कंडक्टर की हम बात करें तो ACSR का फुल फॉर्म क्या होता है? ACSR को हम बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, स्टील रेनफोर्स्ड। क्या बोला जाता है बेटा? एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड बोला जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें कि नॉर्मली सपोज हम एक 7 स्ट्रैंडेड ACSR कंडक्टर लेते हैं, हमने मान लिया एक हमने लिया 7 स्ट्रैंडेड ACSR कंडक्टर। तो बेटा इसमें जो पहला स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड जो हमने किसका बना दिया? स्टील का बना दिया, ताकि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाए? बढ़ जाए। तो ये हमने ले लिया कोर, कोर में हमने क्या रख दिया? स्टील। तो याद रखना स्टील जो है वो कोर में होता है, और इसके बाहर हमने क्या किया? एल्यूमिनियम कंडक्टर्स को चारों तरफ लपेट दिया। तो ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे? 6। 1 2 3 4। यहाँ पे आप फिर से ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये स्टील कोर में आ गया, देन उसके बाद 1 2 3 4 5 6। इसको फिर से सही से ड्रॉ कर देता हूँ यार, ताकि वो कोई दिक्कत ना हो। ये आपके क्या हो गए? स्टील का कोर हो गया, और इसमें 6 आपके क्या हो गए? एल्यूमिनियम के कंडक्टर हो गए। ये आपके 6 एल्यूमिनियम कंडक्टर हो गए। क्लियर है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आपके क्या है? 7 स्ट्रैंडेड ACSR कंडक्टर है। इसमें अगर देखा जाए तो जो 1 है वो क्या है? स्टील का कोर में यूज़ हो रहा है, ताकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को केवल क्या कर सकें? बढ़ा सकें। तो टेंसाइल इंक्रीज, स्टील क्या करता है? इट इंक्रीजेज टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। क्लियर है बेटा? दूसरा, अगर हम बात करें कि इसके चारों तरफ अगर देखें तो इसके आउटर लेयर पे क्या है? एल्यूमिनियम कंडक्टर्स हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर्स कहाँ पे हैं? आउटर लेयर पे, आउटर लेयर पे। तो याद रखना स्टील कहाँ पे होता है? स्टील कोर में होता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर्स कहाँ पे होते हैं? आउटर लेयर्स पे होते हैं। तो ये जो कंडक्टर है वो 7 स्ट्रैंडेड ACSR कंडक्टर है। अगर इसमें हम बात करें कि नंबर ऑफ लेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेयर्स बेटा यहाँ पर देखा जाए तो 2 हैं। कितने नंबर ऑफ लेयर्स हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ लेयर्स 2 हैं, एक स्टील के ऊपर, एक एल्यूमिनियम के ऊपर। तो मान लिया यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ लेयर्स कितने हो गए? 2। तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स यहाँ पे 7 आ गए। अगर हम मान लें लेट द डायमीटर ऑफ diameter of each strands be स्मॉल d। हमने मान लिया कि हर स्ट्रैंड का डायमीटर कितना है? स्मॉल d है। एंड नंबर ऑफ लेयर इज x। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि हमने डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड मान लिया स्मॉल d है, और नंबर ऑफ लेयर्स क्या है? वो x है। तो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो ACSR कंडक्टर्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स होंगे, नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, इन नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को हम कैसे कैपिटल N से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये 3x² प्लस 3x प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3x², सॉरी यहाँ पर माइनस रिप्रेजेंट करेंगे। 1 मिनट यहाँ पे देखिए, 3x² माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितना होगा? ये फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स का कितना? नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स बराबर 3x² माइनस 3x प्लस 1 हो जाएगा। और अगर हम बोलें कि डायमीटर कितना हो जाएगा, तो डायमीटर ऑफ ACSR कंडक्टर, डायमीटर ऑफ ओवरऑल डायमीटर हम कैलकुलेट करेंगे। तो ओवरऑल डायमीटर हम डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पर, ओवरऑल डायमीटर कैपिटल D बराबर अगर देखें तो 2x माइनस 1 इंटू स्मॉल d हो जाएगा, जहाँ पे स्मॉल d क्या है? डायमीटर ऑफ ईच स्ट्रैंड है। तो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो जैसा कि 7 स्ट्रैंडेड ACSR कंडक्टर में कि 2 लेयर हमने लिए, तो 2 लेयर, तो यहाँ पे x बराबर 2 पुट करो तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 3 12 माइनस 6 मतलब 6 प्लस 1 7। तो कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स आ गए? 7। तो जब भी आपको नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कैलकुलेट करना है तो आप n बराबर 3x² माइनस 3x प्लस 1 का फॉर्मूला यूज़ करो। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो यार कि अगर हर स्ट्रैंड्स की डायमीटर कितनी हो जाएगी? d हो जाएगी। तो ओवरऑल डायमीटर d मतलब ओवरऑल डायमीटर अगर आप देखोगे तो ये टोटल 3d आ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो, 2 दूना 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 3d आ जाएगा ओवरऑल डायमीटर। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नॉर्मली किस तरह से हम किसी भी ACSR कंडक्टर में नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स काउंट करते हैं।
और किस तरह से हम यहाँ पर ये देखेंगे कि उसका ओवरऑल डायमीटर कितना होगा। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली कि हमारे पास एनिमल नेम के द्वारा हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने ACSR कंडक्टर्स को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि डॉग है, पैंथर है, जेब्रा है, मूज है। तो यहाँ पे जो डॉग है इसका इस्तेमाल हम लगभग 33 kV की लाइन के लिए करते हैं। और नॉर्मली इस डॉग में आप देखोगे तो डॉग का इस्तेमाल हम 33 kV की ट्रांसमिशन लाइन के लिए करते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। मतलब आप कोर में अगर देखोगे बेटा तो आप स्टील का कोर यूज़ कर रहे हो। एक स्टील का कोर होता है, मतलब स्टील के एक स्ट्रैंड होते हैं और 6 एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स हैं। तो 6 एल्यूमिनियम स्ट्रैंड है और एक क्या है आपके स्टील के स्ट्रैंड्स हैं। तो 6 एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स हो गए और एक क्या है, एक जो है वो स्टील का स्ट्रैंड्स हो गया। तो ये 7 स्ट्रैंडेड ACSR कंडक्टर है जो कि 33 kV की लाइन के लिए इस्तेमाल होता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको डॉग बोलते हैं। तो एनिमल नेम डॉग द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा, पैंथर की अगर बात करें तो पैंथर 132 kV की ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। और पैंथर में अगर हम देखें तो नॉर्मली कितने स्टील के स्ट्रैंड्स होते हैं, तो स्टील के स्ट्रैंड्स अगर हम देखें तो बेटा 7 हो जाते हैं स्टील के स्ट्रैंड्स। और अगर एल्यूमिनियम कंडक्टर के स्ट्रैंड्स देखें तो इसके टोटल 30 स्ट्रैंड्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स कितने हो गए, एल्यूमिनियम के 30 स्ट्रैंड्स हो गए और स्टील के स्ट्रैंड्स कितने हो गए, 7। ये किस में होता है, पैंथर में। जेब्रा या मूज में अगर देखा जाए तो जेब्रा में भी अगेन आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब यहाँ 7 तो स्टील के स्ट्रैंड्स हैं और बाकी अगर देखा जाए 54 तो 54 आपके एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स हो जाते हैं। तो ये क्या है आपका जेब्रा, और जेब्रा यूज़ होता है 220 kV की ट्रांसमिशन लाइन में। नेक्स्ट, मूज की अगर बात करें तो मूज में 54 एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स ही होते हैं और 7 स्टील के स्ट्रैंड्स होते हैं, बस इनका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है हर स्ट्रैंड्स का। तो नॉर्मली यहाँ पे भी 7 स्टील के स्ट्रैंड्स होते हैं और 54 एल्यूमिनियम के स्ट्रैंड्स होते हैं और ये यूज़ होता है 400 kV या उसके ऊपर की लाइनों के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है बेटा कि डॉग किसके लिए 33 kV के लिए, पैंथर किसके लिए 132, जेब्रा 220 और 400 kV लाइन के लिए मूस का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं 6/1 है, इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो एल्यूमिनियम स्ट्रैंड्स हैं वो 6 हैं और स्टील के स्ट्रैंड्स कितने हैं, 1 है। अगर कहीं पे आपको ये मेंशन कर दिया कि 54/7, दैट मीन्स एल्यूमिनियम का जो स्ट्रैंड्स है वो 54 है और स्टील के स्ट्रैंड्स कितने हैं, 7 स्ट्रैंड्स हैं। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में यहाँ पे डॉग कितना 33 kV, देन इसका मतलब कि 33 kV के लिए यूज़ होगा तो D का 4 हो जाएगा। तो या तो ऑप्शन B होगा या ऑप्शन C होगा, A और D गलत हो गया। नेक्स्ट, मूस की बात करें तो मूस 400 kV की लाइन के लिए यूज़ होता है, तो मतलब C का 1 हो जाएगा। तो D का 4, C का 1, C का 1, D का 4, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, C। बाकी मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पैंथर अगर देखें तो पैंथर 132 kV के लिए और जेब्रा 220 kV के लिए इस्तेमाल होगा। तो ये एनिमल नेम के द्वारा इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है लाइन का। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, असत्य है। स्किन इफेक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। कह रहा है कि जो स्किन इफेक्ट है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर बढ़ती है। तो पहले इसको समझने के पहले, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि स्किन इफेक्ट है क्या। तो बेटा अगर हम स्किन इफेक्ट की बात करें तो सपोज यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि मान लिया ये आपका कंडक्टर है और इस कंडक्टर का डायमीटर हमने मान लिया D है। मान लिया इस कंडक्टर का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, हमने मान लिया ये रेडियस है R1। क्लियर है बेटा? हमने एक कंडक्टर लिया और उसका रेडियस क्या मान लिया, R1। जब इस कंडक्टर में हम सप्लाई कैसी देते हैं, DC, तो DC सप्लाई देंगे तो DC में करंट की टेंडेंसी होती है कि वो थ्रू आउट द कोर, पूरे कोर में यूनिफॉर्मली क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस ऑफर होगा, DC रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ करंट, वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू ρl डिवाइडेड बाई A, और एरिया जो है वो कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। अब हम बात कर रहे हैं कि सेम
रजिस्टिविटी, सेम कंडक्टर है, सेम मटेरियल का है, उसकी लेंथ भी क्या है, सेम। और हमने क्या किया, हमने उस पर सप्लाई दे दी एसी। तो बेटा जैसे ही एसी सप्लाई दोगे तो एसी में एक टेंडेंसी आती है कि जब भी आप देखेंगे एसी के केस में तो सरफेस पे जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो करती है, और जैसे जैसे आप सरफेस से उसके सेंटर की तरफ आते हैं तो करंट का फ्लो जो है वो कम होता रहता है। तो मिनिमम करंट कहाँ पे फ्लो करती है, उसके सेंटर पे, बट मैक्सिमम करंट अगर देखें तो ये कहाँ फ्लो होगी, उसके सरफेस पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज़ कि जो मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट फ्लो हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है, इस पर्टिकुलर रीजन में फ्लो हो रहा है। ये मैक्सिमम करंट इस पर्टिकुलर रीजन में क्या कर जा रहा है, फ्लो कर जा रहा है। क्लियर है। अगर हम बात करें कि यहां पर इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वो रेडियस हमने मान लिया पहले कितना था, पहले ये रेडियस हमने मान लिया R1 था। बट अब अगर देखें तो यहां पर इसका ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस हमने मान लिया ये कितना है, R2। दूसरे कलर से इसको रिप्रेजेंट करें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। यहाँ पर देखिए ये अब जो रेडियस है ये मान लिया कितना है, R2, और ये वाला जो रेडियस है ये हमने मान लिया कितना, R1। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो करंट फ्लोइंग पाथ का जो इफेक्टिव एरिया है बेटा वो रिड्यूस हो गया। पहले इस पूरे एरिया में करंट क्या कर रहा था, फ्लो कर रहा था, बट अब मोस्टली करंट क्या हो रही है, इसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लो कर रही है। इसका मतलब कि अब जो इफेक्टिव एरिया है करंट फ्लोइंग पाथ का वो कितना हो जाएगा, दैट इज पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी एरिया में करंट आपकी फ्लो मैक्सिमम कर रही है। तो बताइए इस समय अगर AC रेजिस्टेंस की बात करें तो रो L डिवाइडेड बाई A कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। तो इफेक्टिव एरिया क्या हो गया, घट गया, तो AC रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि AC रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया किससे, DC रेजिस्टेंस से। किसके कारण, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द करंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मतलब कि जब भी हम स्किन इफेक्ट की बात करेंगे तो स्किन इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जब भी हम AC करंट सप्लाई करते हैं देन उस समय कंडक्टर के सरफेस पे मैक्सिमम करंट फ्लो होती है, जिसके कारण करंट फ्लोइंग पाथ का इफेक्टिव एरिया घट जाता है और AC रेजिस्टेंस DC रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल एरिया अलग है, जबकि इफेक्टिव एरिया की बात करें तो वो अलग है। इफेक्टिव एरिया का मतलब जो इलेक्ट्रिकल करंट जो फ्लो कर रहा है जिस एरिया में, वो एरिया आपका कहलाता है इफेक्टिव एरिया। तो जो करंट फ्लोइंग पाथ का इफेक्टिव एरिया है वो घट जाता है, जिससे AC रेजिस्टेंस DC रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है। तो स्किन इफेक्ट क्या है, स्किन इफेक्ट इट इज़ a phenomena of current flowing या phenomena of accumulation of current, या आप करंट की जगह AC करंट लिख सकते हैं, accumulation of AC current on the surface of conductor by which the effective area of current flowing path is reduced, तो बेटा ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि स्किन इफेक्ट क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें AC करंट जो है वो क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जिसके कारण करंट फ्लोइंग पाथ का एरिया रिड्यूस हो जाता है और AC रेजिस्टेंस DC रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है। क्लियर है। तो RAC इज ग्रेटर देन विच मेक्स RAC ग्रेटर देन RDC। इज दैट क्लियर। यही फिनोमिना क्या कहलाता है, स्किन इफेक्ट कहलाता है। अब एक चीज़ आप समझिए बेटा, यहाँ पर इसी पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जो स्किन इफेक्ट होता है ये स्किन इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्किन डेप्थ के। ये ध्यान रखना है कि स्किन इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्किन डेप्थ के। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब आप ये कहोगे कि सर स्किन डेप्थ क्या होता है, तो सपोज ये आपका कंडक्टर है, इस कंडक्टर में अगर हम बात करें तो ये आपका सेंटर है और ये सरफेस है।
तो जब भी हम इसके सेंटर और सरफेस में अगर देखा जाए तो हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें करंट की वेव फॉर्म का, तो करंट इसके सरफेस पे क्या होगी, एसी करंट इसके सरफेस पे मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम एसी करंट इसके सरफेस पे फ्लो करती है। और जैसे जैसे हम इसके सरफेस से सेंटर की तरफ आते हैं ये करंट की वैल्यू क्या होती जाती है, घटती जाती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मली ये जो करंट है विथ रेस्पेक्ट टू डेप्थ ऑन द कंडक्टर सरफेस टू द सेंटर, तो जैसे जैसे आप सरफेस से कहाँ आते हो, सरफेस से जैसे जैसे सेंटर की तरफ आते हो करंट क्या होता है, करंट का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। मतलब करंट जो है वो मिनिमम फ्लो करती है कहाँ पर, इसके सेंटर पे, और ये मैक्सिमम करंट कहाँ फ्लो कर रही है, इसके सरफेस पे। तो स्किन डेप्थ क्या होता है, स्किन डेप्थ वो डेप्थ होता है, स्किन डेप्थ कंडक्टर सरफेस से सेंटर की तरफ वो डेप्थ होता है जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाता है, और वही डेप्थ क्या कहलाता है, स्किन डेप्थ, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा से। तो स्किन डेप्थ क्या है, वह डेप्थ है जिस पे करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू या सरफेस वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाता है। तो अगर हम कभी भी बात करें कि स्किन डेप्थ बेटा है क्या, स्किन डेप्थ की बात करें, देन इट इज द डेप्थ in conductor at which current is reduced to, यहाँ पे ध्यान रखना है, current is reduced to 1/e times of its मैक्सिमम वैल्यू। तो ध्यान रखना है ये कंडक्टर में वो डेप्थ है जिस पे करंट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है 1/e टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। वही क्या कहलाता है, स्किन डेप्थ कहलाता है। जितना ज़्यादा स्किन डेप्थ होगा, स्किन डेप्थ ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि स्किन डेप्थ अगर ज़्यादा है बेटा, इसका मतलब क्या है कि जो करंट है वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और स्किन डेप्थ अगर ज़्यादा होगा तो करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट मीन्स स्किन इफेक्ट आपका उतना ही कम होता जाता है। तो यह ध्यान रखना, ज़्यादा स्किन डेप्थ है तो इसका मतलब स्किन इफेक्ट उतना ही कम है, इसीलिए कहते हैं कि स्किन इफेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू 1/ स्किन डेप्थ। और स्किन डेप्थ का जो एक फॉर्मूला है उसको हम डेल्टा से स्किन डेप्थ को रिप्रेजेंट करेंगे, और डेल्टा बराबर क्या होता है बेटा, डेल्टा बराबर होता है 1/√πf μ0 μr सिग्मा। क्या है, πf μ0 μr सिग्मा। तो डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो πf μ0 μr सिग्मा होती है। तो यहाँ से देख के आप ये बता सकते हो बेसिकली कि जो डेल्टा होता है, जो स्किन डेप्थ होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी के, रिलेटिव परमिएबिलिटी के, और उसके साथ साथ अगर देखें तो कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल के या कंडक्टर के। तो यहाँ से साफ पता चल गया कि जो स्किन इफेक्ट है बेटा, वो स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पहली चीज़ हमें पता चली कि जो स्किन इफेक्ट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। दूसरा अगर हम बात करें कि जो स्किन इफेक्ट है वो स्किन इफेक्ट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तीसरा अगर हम बात करें कि जो स्किन इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायमीटर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायमीटर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, यहाँ पे डायमीटर के। अगर आप डायमीटर बढ़ाते हो देन जैसे जैसे आपका डायमीटर कंडक्टर का बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्किन इफेक्ट भी बढ़ता जाता है। तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप स्किन इफेक्ट में देखो, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा, रिलेटिव परमेबिलिटी आप बढ़ाओगे अगेन स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा, कंडक्टर का अगर डायमीटर बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है तो उस पर भी स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्किन इफेक्ट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल करेक्ट है। फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे तो स्किन इफेक्ट बढ़ जाएगा। स्किन इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ कंडक्टर, ये भी सही है। अगर कंडक्टर का साइज आप बढ़ाते हो तो स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है, दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर। तीसरा, द मटेरियल विच हैज़ हाई परमेबिलिटी टेंड्स टू हैव मोर स्किन इफेक्ट,
मतलब वो मटेरियल जिनकी परमेबिलिटी ज़्यादा है उसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा, डेफिनेटली करेक्ट है, बिकॉज स्किन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। स्किन इफेक्ट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर, ये गलत है बेटा। यहां पर अगर देखें तो स्किन इफेक्ट कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। तो यहां पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट इज इनकरेक्ट। क्लियर है? तो आई थिंक ये चीज़ आपको सारी चीज़ें पता चल गई कि स्किन इफेक्ट क्या है। स्किन इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जब भी एसी करंट आप सप्लाई करोगे तो मैक्सिमम करंट उसके सरफेस पे इकट्ठा होने लगेगा, जिससे कारण करंट फ्लोइंग पाथ का एरिया रिड्यूस हो जाता है और एसी रेजिस्टेंस डीसी रेजिस्टेंस से ज़्यादा हो जाता है। दूसरा, स्किन डेप्थ क्या होता है, वो कंडक्टर में डेप्थ जिस पर करंट उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 1/e टाइम्स हो जाता है, और स्किन डेप्थ जो है वो स्किन इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्किन डेप्थ ज़्यादा है तो स्किन इफेक्ट कम है, इसीलिए पावर फ्रीक्वेंसी रेंज पे आप देखोगे तो स्किन इफेक्ट कम होता है क्योंकि स्किन डेप्थ उसका ज़्यादा है। बट आप कम्युनिकेशन रेंज में चले जाओ मेगा हर्ट्स में, देन वहाँ पर स्किन डेप्थ बहुत ही कम हो जाएगा और स्किन इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपको ध्यान में रखनी होंगी। और स्किन इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेटिव परमेबिलिटी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, और फाइनली स्किन इफेक्ट शेप ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि ये दिया है डज नॉट। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द डेटा फॉर पावर सिस्टम इज गिवन एज फॉलोज। पावर सिस्टम का एक डेटा दिया हुआ है जिसमें बेटा लाइन वोल्टेज दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको लाइन वोल्टेज दिया है कितना, 11 kV। जनरेटेड पावर दिया है। जनरेटेड पावर का मतलब क्या है कि ये जो है सेंडिंग एंड पावर है। सेंडिंग एंड पावर कितना है, 500 किलोवाट है, जबकि लोड पे पावर जो हमने पावर रिसीव किया है वो कितना है, 400 किलोवाट। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझो यार कि सेंडिंग एंड पावर आपको 500 किलोवाट है, रिसीविंग एंड पावर 400 किलोवाट है। दैट मीन 100 किलोवाट का कहीं ना कहीं लॉस हुआ। ये लॉस कहाँ पे हुआ, लाइन में। किसके कारण, रेजिस्टेंस के कारण हुआ। तो जो लाइन लॉस हुआ बेटा, वो लाइन लॉस कितना हुआ, दैट इज इक्वल्स टू सेंडिंग एंड पावर माइनस रिसीविंग एंड पावर। सेंडिंग एंड पावर कितना है, 500 माइनस 400, तो ये टोटल आ गया 100 किलोवाट। तो याद रखना है ये 100 किलोवाट का जो पावर लॉस हुआ वो किस में हुआ, ये लॉस हुआ ट्रांसमिशन लाइन में। किसके कारण, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, क्योंकि लाइन के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के कारण कभी भी कोई पावर लॉस नहीं होगा। ये केवल और केवल किसके कारण होता है, लाइन के रेजिस्टेंस के कारण होता है। तो अगर हम बात करें कि ये जो लॉस हुआ वो कितना होता है, तो पावर लॉस की अगर बात करें तो ये पावर लॉस जो लाइन में हो रहा है इन लाइन, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, ये होता है आपके I² R होता है। तो अगर हम R की बात करें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पावर लॉस कितना है, पावर लॉस है 100 किलोवाट। पावर लॉस हमने अभी कैलकुलेट किया तो ये कितना है, 100 किलोवाट। तो 100 किलोवाट तो इस तरह से लिख देंगे, 100 किलोवाट है तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई I² की अगर हम बात करें तो लाइन करंट दिया हुआ है 50 × 50। तो बेटा इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा, 2000/50 मतलब कितना आ गया, 40 ओम आ गया। तो फाइनली अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 ओम आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका जो आएगा वो 40 ओम आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना लाइन का, 40 ओम आ जाएगा। हमने ये कंसीडर किया है कि जो लाइन है वो लाइन हमने क्या मान लिया है, अगर लाइन आपका सिंगल फेज है तो सिंगल फेज लाइन अगर मान लिया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 40 ओम। लेकिन अगर 3 फेज के लिए अगर हम देखें तो ये पावर कितना हो जाएगा, 3I² R हो जाएगा। बेटा ध्यान रखना है 3 फेज के लिए ये पावर कितना है, 3I² R हो जाएगा। देन उस समय जो रेजिस्टेंस आएगा वो 13.33 ओम आएगा। बट यहाँ पर ऑप्शन में 13.33 ओम नहीं है, इसलिए हमने इसको एज अ सिंगल फेज ही कंसीडर करके कैलकुलेट कर लिया है। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलेंगे सर यहाँ लाइन वोल्टेज दिया है तो सिंगल फेज सप्लाई में लाइन का तो मतलब ही नहीं होता, और 11 kV की लाइन जो प्रैक्टिकली होती है वो भी कैसी होती है, 3 फेज ही होती है। तो हाँ बेटा, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं था और ये क्वेश्चन आपके DMRC में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने डायरेक्टली दिया कि यहाँ पे सिंगल फेज को कंसीडर करके आप ये आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फेज 3 वायर 100 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन
इज लोडेड एट 110 kV। एक 3 फेज 3 वायर, यहाँ पे डेफिनेटली लाइन दे दिया है 3 फेज 3 वायर, कितने किलोमीटर की है, 100 किलोमीटर की लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, इज लोडेड एट 110 kV। मतलब यहाँ पर जो लाइन वोल्टेज है वो 110 kV है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे दे दिया जाए तो आप समझ जाना ये लाइन टू लाइन RMS वोल्टेज है। अगर पर फेज जो लॉस दिया है वो 5 मेगावाट दिया है, तो इसका मतलब ये लॉस दिया है बेटा, लॉस इन ईच फेज, हर फेज का जो लॉस है वो कितना है, ये है 5 मेगावाट, मतलब 5 × 10⁶ वाट है। एंड द लोड इज 150 MVA। जो लोड है वो S बराबर कितना है, 150 MVA। तो ये कह रहा है कि लाइन का रेजिस्टेंस कितना होगा पर फेज का, तो हमें पूछ रहा है जो रेजिस्टेंस है वो कितना है। तो अब आप एक चीज़ बताओ, लाइन करंट आप बता सकते हो कितना होगा लाइन करंट? लाइन करंट बराबर हो जाएगा S/√3VL, क्योंकि S बराबर कितना होता है, √3VI, जहाँ पे V और I लाइन वैल्यूज़ होती हैं। तो I बराबर कितना, S/√3VL। तो बेटा S कितना है, 150 × MVA है, दैट मीन्स 10⁶, डिवाइडेड बाई √3 × VL। VL क्या है, VL की अगर हम बात करें तो VL आपका लाइन वोल्टेज है, और ये लाइन वोल्टेज है 110 × 10⁻³ इसको सॉल्व करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, बिकॉज हमें अभी डायरेक्टली लाइन करंट नहीं निकालना है, बट हमें निकालना है रेजिस्टेंस। तो जो पावर लॉस इन ईच फेज दिया है, तो ये पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, पावर लॉस बराबर होता है I² × R, जहाँ पे I क्या है, लाइन वैल्यूज़ या फेज वैल्यूज़ स्टार कनेक्शन के लिए सेम होती है, तो I² R। तो रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पावर लॉस कैलकुलेट हुआ है कितना, 5 × 10⁶ है, और इसको हमें डिवाइड कर देना है किससे, I² से। तो कितना हो जाएगा बेटा, 5 × 10⁶ डिवाइडेड बाई I², दैट मीन्स 150 × 10⁶ का होल स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा √3 × 110 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। याद रखना है ये 3 का होल स्क्वायर है। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसको फाइनली जब आप रेजिस्टेंस को सॉल्व करोगे तो ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 8.06। कितना आ जाएगा बेटा, 8.06 आ जाएगा। क्लियर है, 8.06 ओम पर फेज आ जाएगा। यही आपका रेजिस्टेंस कैलकुलेट होके आता है। तो सिंपली यहाँ पे सिंपल है, नॉर्मली 3 फेज में 3I²R अगर आप पूछें क्यों नहीं लिया सर, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिया हुआ है, लॉस पर फेज दिया हुआ है, तो पर फेज दिया है इसलिए हमने सिंपली I²R ले लिया। क्लियर है, रेजिस्टेंस निकाल लो। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है यार कि लाइन करंट निकालना है, S/√3V कर दो, आपका लाइन करंट आ जाएगा, पावर लॉस I²R है तो R बराबर पावर लॉस डिवाइडेड बाई करंट का स्क्वायर कर दो, फाइनली आपका क्या मिल गया, रेजिस्टेंस मिल गया। इज दैट क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R इज गिवन बाय। नॉर्मली अगर हम बात करें कि कोई भी हमारा सॉलिड या ACSR, सॉलिड ACSR कंडक्टर है, कैसा, फॉर एनी सॉलिड ACSR कंडक्टर, किसी भी सॉलिड ACSR कंडक्टर में आप देखोगे तो उसमें 2 तरह के इंडक्टेंस होते हैं। पहला जिसको हम बोलते हैं इंटरनल इंडक्टेंस, ये किसके कारण होता है, ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L इंटरनल से। ये कितना होता है बेटा, दैट इज इक्वल्स टू होता है μR डिवाइडेड बाई 2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर होता है। तो अगर हम बात करें कि फॉर μR इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर इंटरनल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर हो जाता है। ये इंटरनल इंडक्टेंस आ जाता है। ये किसके कारण आया, ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। ये किसके कारण आया, ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, इंटरनल इंडक्टेंस आ गया। तो अब एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितना आता है, 0.5 × 10⁻⁷। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर है? तो सॉलिड या ACSR कंडक्टर में जो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज होता है वो कितना होता है, 1/2 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर।
अगर हम बात करें कि फॉर हॉलो कंडक्टर के लिए बेटा देखा जाए तो हॉलो कंडक्टर के लिए देयर इज नो इंटरनल इंडक्टेंस ध्यान रखना है, हॉलो कंडक्टर के लिए कोई भी इंटरनल इंडक्टेंस नहीं होता है, बिकॉज कंडक्टर कैसा है, हॉलो, तो एल इंटरनल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है हॉलो कंडक्टर के लिए। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं बाकी ऑप्शंस की। तो अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल इंडक्टेंस कितना होगा, तो फॉर सॉलिड या ACSR, जो सॉलिड ACSR कंडक्टर है, सॉलिड ACSR कंडक्टर, तो सॉलिड या ACSR कंडक्टर के लिए, सॉलिड और ACSR कंडक्टर, सॉलिड या ACSR कंडक्टर के लिए अगर एक्सटर्नल इंडक्टेंस हम कैलकुलेट करें तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस आपका आता है दैट इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻⁷ ln/d/r। तो ये आपका एक्सटर्नल इंडक्टेंस आता है इतना हेनरी पर मीटर। तो अगर हम टोटल इंडक्टेंस की बात करें तो टोटल इंडक्टेंस बेटा कितना हो जाएगा, टोटल इंडक्टेंस L बराबर हो जाएगा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो L की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ने पर जो फाइनल वैल्यू आती है 2 × 10⁻⁷ ln/d/r डैश आ जाती है, जहाँ पे r डैश क्या है, इफेक्टिव रेडियस है, r डैश को हम लिखते हैं 0.7788 r। तो याद रखना है जो r डैश है वो क्या है, 0.7788 r है। तो ये टोटल जो इंडक्टेंस आता है वो इतना हेनरी पर मीटर आता है, ये आपको याद रखना है। तो किसी भी कंडक्टर के लिए अगर हम देखें तो सिंगल कंडक्टर के लिए जो इंडक्टेंस है तो ये फॉर्मूला 2 × 10⁻⁷ ln/d/r ये किसके लिए है, दिस इज फॉर सिंगल ACSR कंडक्टर। सिंगल ACSR कंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला मेंशन है बेटा, क्लियर है कितना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर सिंगल ACSR और सॉलिड कंडक्टर कितना इंडक्टेंस हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ ln/d/r डैश हो जाएगा। ये फॉर्मूला इतना हेनरी पर मीटर आपको याद रखना है। और अगर हम बात करें हॉलो कंडक्टर के लिए तो ध्यान रखना है कि फॉर हॉलो कंडक्टर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इंटरनल इंडक्टेंस है वो तो ज़ीरो हो जाएगा और एक्सटर्नल इंडक्टेंस ही टोटल इंडक्टेंस के बराबर होगा, कितना, 2 × 10⁻⁷ ln/d/r के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके लिए है, दिस इज़ फॉर हॉलो कंडक्टर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडक्टेंस ऑफ हॉलो कंडक्टर इज ग्रेटर देन नहीं, कम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इज लेस देन इंडक्टेंस ऑफ सॉलिड और ACSR कंडक्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो हॉलो कंडक्टर का इंडक्टेंस होता है वो कम होता है सॉलिड या ACSR कंडक्टर के लिए, तो इसलिए इसका जो रिएक्टेंस होगा हॉलो कंडक्टर का वो रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा, किससे, ACSR कंडक्टर के कंपैरिजन। और हमें पता है कि जो पावर जो रिसीविंग एंड पावर होता है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू VR/x साइन डेल्टा। तो जो रिसीविंग एंड पावर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, x के। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होती है हॉलो कंडक्टर की बेटा वो हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू ACSR कंडक्टर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। तो हॉलो कंडक्टर में इंटरनल इंडक्टेंस शून्य होने के कारण हॉलो कंडक्टर का इंडक्टेंस सॉलिड या ACSR कंडक्टर से कम होता है, इसकी पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ACSR या सॉलिड कंडक्टर। इसीलिए जो बस डक्ट होते हैं वो हॉलो कंडक्टर के बने होते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें। सर तो ऐसा करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में भी यही हॉलो कंडक्टर लगा देते हैं, नहीं बेटा, ट्रांसमिशन लाइन में ये हॉलो कंडक्टर आप नहीं लगाओगे। उसका रीज़न ये होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में आपको स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत होती है। तो जब भी दो पोल के बीच में आप ट्रांसमिशन लाइन को हैंग करोगे देन वहाँ पर अगर आपके हॉलो कंडक्टर्स होंगे तो वहाँ टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इवन कंडक्टर टूट जाएगा। तो वहाँ पर हमें उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी होगी, जिसके लिए हम ACSR मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड का इस्तेमाल करते हैं।
क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए तीसरा ऑप्शन देखिए बेटा, तीसरा ऑप्शन जो है वो 2 × 10⁻⁷ ln d बाई आर डैश। तो ये ऑप्शन किसके लिए करेक्ट है? ये ऑप्शन एक्सटर्नल इंडक्टेंस, ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल इंडक्टेंस या हॉलो कंडक्टर के इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला है। तो एल एक्सटर्नल का, सॉरी, सिंगल ACSR कंडक्टर के लिए एक मिनट थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला सिंगल ACSR कंडक्टर में एक्सटर्नल इंडक्टेंस का है, ln d बाई आर। ध्यान रखना, ये हॉलो कंडक्टर के इंडक्टेंस का फॉर्मूला है ये चीज़। ये फॉर्मूला दिस इज़ फॉर हॉलो कंडक्टर इंडक्टेंस, हॉलो कंडक्टर के इंडक्टेंस का फॉर्मूला है, क्लियर है, या एक्सटर्नल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है ये वाला। और ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिंगल ACSR कंडक्टर के इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। किसका है? दिस इज फॉर सिंगल ACSR कंडक्टर की इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। तो याद रखना है, सिंगल ACSR कंडक्टर के लिए टोटल इंडक्टेंस कितना? 2 × 10⁻⁷ ln d बाई आर डैश। एक्सटर्नल कितना होता है? 2 × 10⁻⁷ ln d बाई आर। और इंटरनल कितना होता है? इंटरनल होता है 0.5 × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। और यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज फॉर बंडल्ड कंडक्टर, दिस इज फॉर बंडल्ड कंडक्टर। तो बंडल्ड कंडक्टर की अगर हम बात करें तो बंडल्ड कंडक्टर में फॉर बंडल्ड कंडक्टर अगर हम देखें फॉर्मूला इंडक्टेंस का, तो L बराबर होता है 2 × 10⁻⁷ ln dm बाई ds होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इतना हेनरी पर मीटर। जहाँ पर dm की अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल GMD, और ds की बात करें बेटा तो इसको हम कहते हैं सेल्फ GMD। GMD का मतलब, या इसी को हम बोलते हैं GMR। GMD का फुल फॉर्म जो होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि GMD का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। और GMR की बात करें तो इसी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। तो ये ध्यान रखना है, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस क्या है और ज्योमेट्रिक मीन रेडियस क्या है। DM क्या है? म्यूचुअल GMD। DS क्या है? सेल्फ GMD है। इज दैट क्लियर? तो ये किसके लिए है? दिस इज फॉर बंडल्ड कंडक्टर। कितना? 2 × 10⁻⁷ ln dm बाई ds। अगर आप साइज कंडक्टर का बढ़ाते हो, कंडक्टर का साइज बढ़ाते हो बेटा, तो उसकी जो सेल्फ GMD है वो भी बढ़ जाती है, जिसके कारण इंडक्टेंस क्या हो जाता है? घट जाता है। तो सेम बंडल कंडक्टर में होता है कि बंडल कंडक्टर में हम क्या करते हैं कि डिफरेंट ACSR कंडक्टर का बंडल ले लेते हैं, बंडल 2 का लेते हैं, 3 का लेते हैं, 4 का लेते हैं। तो उसके कारण जो इफेक्टिव रेडियस होता है वो बढ़ जाता है, मतलब उसकी सेल्फ GMD बढ़ जाती है, और उसके कारण इफेक्टिव इंडक्टेंस घट जाता है। और इंडक्टेंस अगर घट जाएगा तो यहाँ पर रिएक्टेंस ऑफ द लाइन भी घट जाता है और उसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। तो बंडल कंडक्टर के इस्तेमाल से भी हम लाइन का रिएक्टेंस कम कर सकते हैं और लाइन की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके 1 बाय 1 क्लियर हो गए होंगे और बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अगला आते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द इंडक्टेंस ऑफ सिंगल फेज, एक सिंगल फेज 2 वायर पावर ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये एक पावर ट्रांसमिशन लाइन का पोल है और यहाँ पर एक वायर ये है A और ये आपका B है। देन दिस इज अ सिंगल फेज 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पर किलोमीटर गेट्स डबल्ड, मतलब यहाँ पर जो इंडक्टेंस है इनके पर किलोमीटर क्या हो जा रहे हैं? 2 गुना हो जा रहे हैं। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? तो मान लिया इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो D है। अगर इनके बीच का डिस्टेंस D है तो पर फेज का जो इंडक्टेंस होगा वो कितना होगा? 2 × 10⁻⁷ ln d बाई आर डैश। तो जो इंडक्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? ln d के। इंडक्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ln d के। तो अगर हम बात करें कि L2 बाई L1 बराबर कितना हो जाएगा? ln d2 बाई ln d1। क्लियर है? यहाँ पे साफ ये बोल रहा है कि जो हमारा इंडक्टेंस है वो इंडक्टेंस क्या हो गया? यहाँ पे देखिए इंडक्टेंस जो है वो डबल हो गया। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज, तब वायर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो इंडक्टेंस अगर यहाँ पे गिवन है, चूंकि L2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L1, मतलब इंडक्टेंस क्या हो गया? डबल हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? ln
D2 डिवाइडेड बाई ln D1, ये किसके बराबर हो गया, डबल हो गया, मतलब 2L1 के, तो ये आपका 2 आ गया। क्लियर है। L2 बाई L1 किसके बराबर, 2 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ln D2 किसके बराबर, ट्वाइस ऑफ ln D1। बोलो यार, ln D2 किसके लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ ln D1, या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ln D1 स्क्वायर, बिकॉज आपको पता है कि लॉगरिथम में आपको पता है कि log a टू द पावर x बराबर कितना होता है, x log a। तो वैसे ही उसी तरीके से हमने लिखा कि ये x क्या हो जाएगा, यहाँ पे ln D1 स्क्वायर हो जाएगा। तो कंपैरिजन अगर आप करोगे तो ln से ln कट जाएगा, तो फाइनली आपका जो डिस्टेंस आया D2 वो किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ D1 के। किसके बराबर हो जाएगा, D2 इज द ट्वाइस ऑफ D1, सॉरी D2 इज इक्वल्स टू D1 स्क्वायर, नॉट ट्वाइस। D2 किसके बराबर हो जाएगा, D2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, D1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ कंपैरिजन कर लो, ये D2 किसके बराबर है, D1 स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो डिस्टेंस बिटवीन द वायर है वो क्या हो जाएगा, अब 2 गुना हो जाएगा या स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस हो जाएगा। तो डबल नहीं, डबल ln ट्वाइस अगर देखें तो ln 2 टाइम्स, तो ये गलत है। इंक्रीज 4 टाइम्स, ये भी गलत है। इंक्रीज्ड एज अ स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, ये आपका आंसर करेक्ट है कि ओरिजिनल डिस्टेंस के स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। डी इनकरेक्ट है। क्लियर है। तो हमें पता है कि इंडक्टेंस जो है प्रोपोर्शनल ln d है, और अगर आपका इंडक्टेंस 2 गुना हो गया दैट मीन्स यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो पहले का आप क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट, सेल्फ GMD इज मेथड यूज टू इवैल्यूएट। सेल्फ GMD में यहाँ इसी को हम बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, GMR बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन रेशियो बोलते हैं। तो सेल्फ GMD या GMR जो मेथड है वो किसको इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस में बिल्कुल भी नहीं। कैपेसिटेंस के इवैल्यूएशन में आप सेल्फ GMD का इस्तेमाल नहीं करोगे, बिकॉज वहाँ पर आपके इंटरनल कैपेसिटेंस नहीं होती हैं, वो ऑलरेडी ज़ीरो होती हैं, तो कैपेसिटेंस में भी नहीं होगा। ऑप्शन डी भी करेक्ट है, ये केवल किस में होगा, इंडक्टेंस कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होगा। तो सेल्फ GMD मेथड इज यूज टू इवैल्यूएट द इंडक्टेंस ओनली। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है यहाँ पर। अगर हम बात करें कि हम किस तरह से सेल्फ GMD कैलकुलेट करते हैं, जैसे हम बात करें कि मान लो कोई आपका बंडल्ड कंडक्टर है, ध्यान रखिए ये आपके, हम अगर किसी भी बंडल्ड कंडक्टर की बात करें, जैसे कि एक बंडल ए का है, फेज़ ए का, ये मान लिया ये आपके फेज़ ए हैं, और ये हमने मान लिया बेटा ये आपका फेज़ बी है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक कंडक्टर है ए, ये आपके बी, ये आपका सी है, ये आपके कंडक्टर हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखें कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी हैं, ठीक है, ये आपके बंडल कंडक्टर हैं। अगर हम इसमें सेल्फ GMD देखें तो सेल्फ GMD हम निकालना चाहते हैं पहले कंडक्टर ए का, तो जब भी सेल्फ GMD यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो आप ये देखोगे कि ए का ए से डिस्टेंस कितना है, तो लिखेंगे DAA। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ ए का बी से डिस्टेंस कितना है, तो DAB। फिर देखेंगे ए का सी से, तो DAC। तो ए का ए से डिस्टेंस देख लिया, ए का बी से ये आपका DAB है, ए का सी से तो ये DAC डिस्टेंस है, ये तो ए का हो गया। ऐसे ही अब हम देखेंगे बी का, तो बी का बी से, बी का ए से और बी का सी से, ये आ गया। फिर ऐसे ही सी का देखेंगे तो सी का ए से, सी का बी से और सी का सी से। तो यहाँ पे बेटा एक चीज़ आप देखिए, होल टू दी पावर 1 बाई, यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, n है तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सेल्फ GMD हमने कैलकुलेट कर लिया। और आपको यहाँ पता है कि अगर इनके रेडियस सेम है तो DAA बराबर DBB बराबर DCC बराबर कितना, R डैश, जहाँ पे R डैश क्या है, इफेक्टिव रेडियस है, उनके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का सब से जो आता है इफेक्टिव रेडियस वो है। क्लियर है बेटा। तो DS से हमारा कैलकुलेट हो गया। इसी तरह से हम DSB भी कैलकुलेट कर लेंगे, इसी तरह से DSB भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हमें म्यूचुअल GMD निकालना है, जैसे हमें निकालना है म्यूचुअल GMD इन दोनों के बीच, फेज़ ए और फेज़ बी के बीच, तो याद रखना है इसके म्यूचुअल GMD के लिए हम क्या करेंगे ये हम देखते हैं। अगर आपको म्यूचुअल GMD बेटा कैलकुलेट करना है, जैसे म्यूचुअल GMD कैलकुलेट करनी है, म्यूचुअल
जीएमडी। ये तो आपकी सेल्फ जीएमडी है। अगर म्यूचुअल जीएमडी कैलकुलेट करनी है तो ये फेज ए, इस बंडल और इस बंडल फेज बी के बीच का कैलकुलेट करना होगा। तो डीएम निकालना है, तो म्यूचुअल जीएमडी अगर कैलकुलेट करनी है डीएमए, यही किसके बराबर हो जाएगा, डीएमबी के बराबर। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए पहले आप लिखेंगे ए का ए से, ए का बी से, ए का सी से। तो मतलब डी यहाँ पे ए का ए से, ए का बी से, ए का सी से। तो यहाँ पर लिखेंगे आप डी ए, डी ए बी, फिर डी ए सी। ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर बी का निकालेंगे, बी का ए से, बी का बी से, बी का सी से। डी बी ए, डी बी बी और डी बी सी। ऐसे ही आप कैलकुलेट करेंगे सी का, तो सी का ए से, सी का बी से, सी का सी से। तो यहाँ पे डी सी ए, डी सी बी और डी सी सी होल टू दी पावर, अगर देखा जाए तो m इंटू एन या 3 इंटू 3, तो होल टू दी पावर 1/3 इंटू 3। जहाँ इसमें अगर 3 है, यहाँ 3 है, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम म्यूचुअल जीएमडी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि किस तरह से आप सेल्फ जीएमडी या म्यूचुअल जीएमडी कैलकुलेट करते हैं। अब देखा जाए तो एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन आते हैं सेल्फ जीएमडी और म्यूचुअल जीएमडी कैलकुलेशन के। तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम सेल्फ जीएमडी कैलकुलेट कर रहे हैं और किस तरह से म्यूचुअल। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द सेल्फ जीएमडी ऑफ द गिवन बंडल। ये बंडल कंडक्टर हैं और इसमें ये पूछ रहा है कि सबसे हाईएस्ट जीएमडी किसकी है। तो सबकी जीएमडी आप कैलकुलेट कर लो। अगर इसकी जीएमडी कैलकुलेट करें तो जीएमडी, इसका सेल्फ जीएमडी कैलकुलेट करना है, तो इसका अगर डीएस हम कैलकुलेट करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, पहले ये कंडक्टर आपका पहला है, सपोज ये कंडक्टर आपका फर्स्ट है, कंडक्टर ए मान लिया यहाँ पर, और ये कंडक्टर मान लिया बी। तो ए का ए से कितना है, आर डैश, ए का बी से कितना डिस्टेंस है, डी। ऐसे ही दूसरा बी का बी से आर डैश, अब बी का ए से कितना डिस्टेंस है, डी, होल टू दी पावर 1/2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे आप देखो आर डैश स्क्वायर डी स्क्वायर बाहर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा, डी एस बराबर हो जाएगा आर डैश इंटू डी होल टू दी पावर 1/2। तो ये पहला हमारा कैलकुलेट हो गया कि अगर बंडल ऑफ 2 है तो इसकी सेल्फ जीएमडी कितनी हो जाएगी, √2 आर डैश इंटू डी हो जाएगी। बंडल ऑफ 3 में आते हैं। बंडल ऑफ 3 में सेल्फ जीएमडी कैलकुलेट करना है, सेम वही तरीका होगा। कैसे, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ए का ए से आर डैश, ऐसे ही ए का बी से कितना, ए का बी से बेटा है, ए का बी से हो गया डी, और ए का सी से कितना हो गया, डी। सेम ऐसे बी का अगर देखें तो बी का बी से आर डैश, बी का सी से डी और बी का ए से कितना है, डी। ऐसे ही तीसरे के लिए, सी के लिए देखिए आर डैश डी इंटू डी होल टू दी पावर 1/9। तो यहाँ पर डी एस अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डैश कितना, और ये देखिए आप, ये हो जाएगा डी स्क्वायर डी टू दी पावर 6 हो जाएगा, मतलब आर डैश डी स्क्वायर होल टू दी पावर 1/3। तो डी एस आ जाएगा आर डैश इंटू डी स्क्वायर होल टू दी पावर 1/3। तो इसका जो सेल्फ जीएमडी है इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आप बंडल बढ़ाते जाओगे उसकी सेल्फ जीएमडी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। अब हम बात करें बंडल ऑफ 4 की, तो बंडल ऑफ 4 में जो सेल्फ जीएमडी है वो कितना हो जाएगा, ये मान लो ए है, बी है, सी है, डी है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखो यार, ए का ए से आर डैश, ए का बी से कितना, डी, ए का सी से कितना हो जाएगा, डी। लेकिन ए का जब डी से आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाला डिस्टेंस होगा। तो ये अगर डिस्टेंस डी है, ये डी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर 2d स्क्वायर, तो √2d हो जाएगा। क्लियर है, तो ये कितना आ जाएगा, √2d। ऐसे ही किसका, बी के लिए √2 आर डैश डी क्यूब आ गया। ऐसे ही सी के लिए √2 आर डैश डी क्यूब आ गया। ऐसे ही डी के लिए √2 आर डैश डी क्यूब हो जाएगा होल टू दी पावर 1/ कितना हो जाएगा, 4 गुणा 4 मतलब 16। तो ये बेटा फाइनल कितना आ गया, फाइनल आ गया √2 आर डैश डी क्यूब
होल टू द पावर 1/4। तो मैंने आपको पहले ही भी बताया कि जैसे जैसे आप क्या करोगे, बंडल बढ़ाते जाओगे, पहले 2 का बंडल था, 3 का बंडल है, 4 का बंडल है, वैसे वैसे ही इनकी जीएमडी भी बढ़ती जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट जीएमडी किसकी है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आते हैं यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो भी आप बंडल कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं, इन बंडल कंडक्टर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो हमने पहले भी आपको बता दिया कि यार बंडल कंडक्टर यूज़ करने के एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर। बंडल्ड कंडक्टर यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहला अगर देखा जाए तो इफेक्टिव रेडियस क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है, जिसके कारण इंडक्टेंस घट जाएगा। तो यहाँ पर इफेक्टिव रेडियस इज इंक्रीज्ड। बेटा ये ध्यान रखना है, इफेक्टिव रेडियस इज इंक्रीज्ड, इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाता है, ड्यू टू विच इंडक्टेंस इज रिड्यूस्ड। इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस घट जाएगा, इज रिड्यूस्ड। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करें कि इंडक्टेंस घट जाएगा तो रिएक्टेंस ऑफ द लाइन भी घट जाएगी, जिसके कारण पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी लाइन की बढ़ जाती है और उसके कारण ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। इसलिए इंक्रीज इन पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, इंक्रीज इन पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ लाइन। तो लाइन की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, एंड हेंस, और जिसके द्वारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड, जिसके द्वारा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज इंक्रीज्ड। ये ध्यान रखना है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कितनी होती है? दैट इज इक्वल्स टू रिसीविंग एंड पावर डिवाइडेड बाय सेंडिंग एंड पावर इनटू 100। तो अगर हमारी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है तो सिंपली हमारी ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, बिकॉज पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी कितना होता है? Vs इंटू VR बाई एक्स साइन डेल्टा है। तो यहाँ पे x को रिड्यूस करके हम PR को बढ़ा सकते हैं और इफिशिएंसी यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हमने लिखवाया कि जब भी हम बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाएगा, जिसके कारण लाइन का इंडक्टेंस घट जाता है और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी लाइन की बढ़ जाती है और ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी फाइनली लाइन की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है? और ट्रांसमिशन में बेसिकली हमारा यही ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लाइन की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को क्या करें? बढ़ा दें। तीसरा अगर हम बेटा बात करें तो नॉर्मली ये सर्ज इम्पिडेंस ऑफ द लाइन को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस सर्ज इम्पिडेंस ऑफ लाइन। ये लाइन के सर्ज इम्पिडेंस को क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है। किसी भी लाइन का जो सर्ज इम्पिडेंस होता है, ध्यान रखना, लाइन का जो सर्ज इम्पिडेंस होता है, लाइन का सर्ज इम्पिडेंस को हम ZS से रिप्रेजेंट करते हैं, ये √L/C होता है। और बंडल कंडक्टर के इस्तेमाल से इंडक्टेंस घट जाएगा तो लाइन का सर्ज इम्पिडेंस भी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर सर्ज इम्पिडेंस रिड्यूस होगा तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग क्या होती है? लाइन की बढ़ जाती है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है? इंक्रीजेज द सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग। यहाँ पर फोर्थ नंबर है इंक्रीजेज सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग ऑफ लाइन। लाइन की सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग को इंक्रीज कर देता है। और सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग कितनी होती है? VS स्क्वायर बाई ZS होती है। तो ध्यान रखना है कि जो लाइन की सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग होती है बेटा, वो लाइन की सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग VS स्क्वायर बाई ZS होती है। कितनी होती है? VS स्क्वायर बाई ZS। तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग अगर आपकी बढ़ गई, सर्ज इम्पिडेंस घटा तो सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग क्या हो जाएगी? लाइन की बढ़ जाएगी। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ये कोरोना डिस्चार्ज को कम करता है और इंटरफेरेंस जो कम्युनिकेशन लाइन में आता है उसको भी रिड्यूस करता है, और द करंट हैंडलिंग कैपेसिटी भी लाइन की बढ़ जाती है। तो लाइन की करंट हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, कोरोना डिस्चार्ज को रिड्यूस कर देता है, और लाइन की जो हैंडलिंग कैपेसिटी, करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है। तो जगह न होने के कारण बेटा स्पेस नहीं है, इसलिए मैं ये पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर क्या क्या एडवांटेज हैं। इफेक्टिव रेडियस कम बढ़ जाता है, जिसके कारण इंडक्टेंस कम हो जाता है। इन पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी लाइन की बढ़ जाती है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, सर्ज इम्पिडेंस को रिड्यूस कर देता है और सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग को बढ़ा देता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। सर्ज इम्पिडेंस लोडिंग VS स्क्वायर बाई ZS।
लाइन की जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे। रिड्यूस कोरोना डिस्चार्ज को कम करता है एंड रिड्यूसेस इंटरफेरेंस इन द लाइन, तो कम्युनिकेशन लाइन में इंटरफेरेंस को भी रिड्यूस करता है। तो यहाँ पांचवा लिख सकते हैं रिड्यूसेस इंटरफेरेंस इन लाइन। क्लियर है। नेक्स्ट छठवां यहीं पे लिख देते हैं रिड्यूसेस कोरोना को भी ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। इज दैट क्लियर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टर 1 मीटर अपार्ट। इसमें 2 पैरेलल कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर मान लिया A है और ये कंडक्टर B है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है बेटा, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। एंड 1.25 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर है 1.25 सेंटीमीटर का डायमीटर है। क्लियर है। यहाँ पर D जो है वो डायमीटर है, तो रेडियस आपका 1.25 डिवाइडेड बाई 2 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। मीटर में लिखें तो 0. यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, या लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली 1.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर का रेडियस हो जाएगा। कह रहा है द लूप इंडक्टेंस पर किलोमीटर इज। लूप इंडक्टेंस की अगर हम बात करें तो यार ये लूप इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, लूप इंडक्टेंस दैट इज इक्वल्स टू LA प्लस LB। तो कितना हो जाएगा, LA 2 इंटू 10⁻⁷ ln d बाई r डैश प्लस 2 इंटू 10⁻⁷ ln d बाई r डैश। तो ये आपका LA और LB आएगा, दोनों का डायमीटर सेम है, दैट मीन्स इफेक्टिव रेडियस भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो लूप इंडक्टेंस अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁷, ये हो जाएगा ln d बाई r डैश का होल स्क्वायर आ जाता है। कितना आ जाएगा बेटा, d बाई r डैश का होल स्क्वायर। क्लियर है, d बाई आर डैश का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप पुट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो लूप इंडक्टेंस अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁷ ln d कितना है, d है 1 मीटर। 1 मीटर अगर डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस देख लो 1 मीटर है। ये डायमीटर कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका डायमीटर है, डायमीटर कैपिटल D, ये डिस्टेंस है स्मॉल d। क्लियर है। तो ये 1 मीटर है, दैट मीन्स यहाँ पर देखें तो ये 1 मीटर है, तो इसको 100 डायरेक्टली मीटर में, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो यार। तो 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ये कितना है, 1.25 इंटू 2। तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा, इतना हेनरी पर मीटर है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इंडक्टेंस ये आ जाएगा 21.3 इंटू 10⁻³ हेनरी पर किलोमीटर। तो ये आपका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर फाइनली आपका आ जाएगा कितना, 21.3 इंटू 10⁻³ हेनरी पर किलोमीटर। बिकॉज आपसे पूछ रहा है कि लूप इंडक्टेंस पर किलोमीटर कितना होगा, तो पर किलोमीटर लूप इंडक्टेंस हमने कैलकुलेट कर दिया है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन। लाइन को के रिएक्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूसिंग द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन कितने मेथड्स हैं। तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले हम क्यों करते हैं ऐसा, व्हाई द रिएक्टेंस ऑफ द लाइन इज रिड्यूस्ड, तो हमें पता है कि जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो 1/x होती है। तो अगर हम लाइन के रिएक्टेंस को कम कर दें तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। और जो इफ़िशेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, दैट इज़ PR/PS इंटू 100। अगर हम इसको रिड्यूस कर दें तो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को अगर हम बढ़ा दें तो इफ़िशेंसी भी बढ़ जाएगी। और ट्रांसमिशन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पावर ट्रांसफ़र जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा के इफ़िशेंसी को बढ़ाना होता है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी ऑफ द लाइन, मतलब लाइन के पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए या ट्रांसमिशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम रिएक्टेंस को रिड्यूस करते हैं। अब बात आती है कि रिएक्टेंस को आप किस तरह से रिड्यूस कर सकते हो। तो इसको 3 मेथड्स द्वारा रिड्यूस किया जा सकता है। पहला, बाय यूजिंग पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का इस्तेमाल करके हम रिएक्टेंस को कम कर सकते हैं। जैसे ये सेंडिंग एंड वोल्टेज है, ये रिसीविंग एंड है। तो अगर हम बात करें कि एक लाइन है जिसका रिएक्टेंस हमने मान लिया 1 पर यूनिट का है,
और दूसरी लाइन भी हमने जोड़ दी जिसका रिएक्टेंस कितना है 1 पर यूनिट का है। तो अब x इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 0.5 पर यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो PR पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी होगी वो कितनी 1 अपॉन x। दैट मीन्स यहाँ पर ये आपका VS बराबर 1 पर यूनिट मान लिया, VR बराबर 1 पर यूनिट होगा, तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी अब 2 पर यूनिट हो जाएगी। दैट मीन्स ये जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो बढ़ गई। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, पहले कितनी थी, एक सिंगल लाइन था तो सिंगल लाइन में वो कितना था 1 पर यूनिट। तो यहाँ सिंगल लाइन जब था तो PR1 कितना था 1 पर यूनिट था, लेकिन जब डबल हो गया तो PR2 कितना हो जाएगा 2 पर यूनिट। दैट मीन्स इसका 2 गुना हो गया। तो पैरेलल लाइंस का यूज करके हम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। दूसरा, सीरीज कैपेसिटर। तो बेटा एक चीज आप समझिए कि सीरीज कैपेसिटर है, यहाँ पर आप बात करो कि ये लाइन का इंडक्टेंस है, लाइन का रिएक्टेंस कितना है 1 पर यूनिट का, और इसी के सीरीज में अगर आपने कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो इंडक्टेंस 1 पर यूनिट का है, और यहाँ पर अगर सपोज -j0.5 पर यूनिट का हमने, ये j 1 पर यूनिट का है। तो अब जो नेट रिएक्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा XL - XC, तो कितना आ जाएगा 0.5 पर यूनिट आ गया। तो यहाँ पर रिएक्टेंस कम हो गया, दैट मीन्स इसकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हम सीरीज कैपेसिटर को कनेक्ट करके भी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं और लाइन के रिएक्टेंस को कम कर सकते हैं, तो बाय कनेक्टिंग सीरीज कैपेसिटर। बट ये ध्यान रखना है कि सीरीज कैपेसिटर की वैल्यू उसके सीरीज इंडक्टेंस के बराबर मत रख देना, नहीं तो कभी भी पावर का ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि XL XC के एग्जैक्टली इक्वल ना होने पाए। क्लियर है, यहाँ पर ध्यान रखिए। तब ये चीज़ हमें पता चल गई कि पैरेलल लाइंस का यूज़ करके, सीरीज कैपेसिटर का इस्तेमाल करके, और ऑलरेडी आपको बंडल कंडक्टर्स के बारे में भी बता दिया है कि बंडल कंडक्टर का इस्तेमाल करके हम इफेक्टिव रेडियस को बढ़ा सकते हैं और इंडक्टेंस को घटा सकते हैं। बिकॉज इंडक्टेंस कितना होता है 2 × 10⁻⁷ ln/d/r डैश, इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाएगा तो इंडक्टेंस घट जाएगा। तो यहाँ ये तीनों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंस ऑफ द लाइन को कम कर सकते हैं और पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन से स्टेटमेंट सही है, 1, 2 और 3 सारे सही हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही आपके बंडल्ड कंडक्टर हैं, ये इसको बोला जाता है स्पेसर। तो ये जो बंडल कंडक्टर होते हैं वो स्पेसर के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक ACSR और 2 ACSR, तो इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ 2। क्या बोला जाता है, बंडल्ड ऑफ 2 कंडक्टर्स। दिस इज कॉल्ड एज बंडल्ड ऑफ 3। ये बंडल ऑफ 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 हैं, इनको स्पेसर से कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 4 हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज बंडल्ड ऑफ 4। और ये ध्यान रखना है इसका जो सेल्फ GMD होता है वो R'/S या D लिख सकते हो, D⁻⁴। इसका सेल्फ GMD होता है R'(D²⁻⁴, और इसका जो सेल्फ GMD होता है वो √2R'(D³⁴). क्लियर है, तो इन सब का सेल्फ GMD आपको रटा होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए, और आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं एक अगले लेक्चर में, एक नए एपिसोड में, एक नए जोश और उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए यार, मस्त रहिए, और एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और मेहनत